नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का ये खास डिजिटल स्पेशल और आज हम हिमाचल की मन की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संग। बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो फटाफट स्टाइल हम आपसे सवाल जी करेंगे। जी जी। तो पहला तो बड़ा सवाल ये है, बर्निंग इशू जो कहा जाता है हिमाचल के मन में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हिमाचल वासियों का? अ, अभी के हालात में तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, लोग बेघर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार उसमें काम नहीं कर रही है, उल्टा जश्न मना रही है। 3 साल का कार्यकाल हुआ, जश्न मनाया गया, लगभग 10 करोड़ रुपए उस पे खर्च कर दिया गया। और पैसा कहाँ से खर्च किया? डिजास्टर का पैसा जो आपदा प्रभावित लोगों के परिवारों को मिलना था, आपदा प्रभावित इलाके में मिलना था, काम के लिए मिलना था, रेस्टोरेशन के लिए मिलना था, वो पैसा कहाँ खर्च कर दिया? जश्न मनाने में। तो इस तरह की जिसको कह सकते हैं कि अपरिपक्व सोच, ऐसी सोच जिससे प्रदेश का भला नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा। ये बहुत बड़ा आज की तारीख का विषय है। ये आप कह रहे हैं बहुत बड़ा विषय, तो इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस का नेतृत्व है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के साथ उनका मंत्रिमंडल है। ऐसे जगहंसाई वाले फैसले लेना, जहां आपदा में मदद करनी चाहिए लोगों की, उनको राहत देनी चाहिए, उसके बजाय आप जश्न मना रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। जी। 2025 की बात करें तो अब साल का अंत तो हो ही गया है। 2025 का साल कैसा बीता है हिमाचल प्रदेश के लिए? देखिए, आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ, एक तो मैंने बात कही, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। दिन दहाड़े जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो चीज़ें हम सालों सालों नहीं सुनते थे, आज खुलेआम हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। अ, और चिंता का विषय आगे बढ़ करके सबसे बड़ा ये हो रहा कि जिस स्तर पर नई जनरेशन को नशा तबाह करता जा रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मगर जयराम जी, विपक्ष दिल्ली में और पक्ष वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है। यहाँ विपक्ष में है, वहाँ वो पक्ष में है। उनका ये कहना है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार नहीं चल रही वहाँ पे, इस वजह से आप उनको हिमाचल वासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वह कह रहे हैं कि आर्थिक जो पैसे ड्यू है हिमाचल प्रदेश को, वो अन्य राज्यों को देते हैं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत उनका कहना है। देखिए, उनको इस बात को मानना चाहिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल जितने भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे, डेवलपमेंट की जो स्कीम्स होती थी, उसमें हमारी शेयरिंग जो है वो 60-40 की थी, मेजॉरिटी। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न प्रदेश नहीं है, इसलिए 90% केंद्र वहन करेगा, 10% स्टेट देगा। इतनी बड़ी राहत दी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए जितनी सपोर्ट मोदी जी देते हैं केंद्र से, उतनी सपोर्ट मुझे लगता है कि किसी राज्य को नहीं मिलती जितनी हिमाचल प्रदेश को मिलती है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ये हिमाचल मेरा अपना घर है। आपने एक आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी पर और हिमाचल प्रदेश के तमाम बीजेपी नेताओं ने लगाया था कि ऑल इज नॉट वेल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है, वहाँ पे मेल नहीं बैठ रहा नेताओं में और चीज़ें जो है वो स्थिर नहीं हैं। मगर सरकार जो है उसका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो क्या आप मानते हैं अब कोर्स करेक्शन हो गया है, अब ऑल इज वेल वहाँ पे अब सबकी बन रही है, या ये दिखावा है? देखिए, वो तो अब के 3 साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ 11 तारीख को, इसी महीने की 11 तारीख को जब कार्यक्रम था मंडी में, उस मंच पर देखने को मिला मुख्यमंत्री खुलेआम जो है वो इस बात को कह रहे कि लड़ाई लड़ रहा हूँ, अंदर की भी लड़ रहा हूँ, बाहर की भी लड़ रहा हूँ। तो उसका संदेश क्या है? और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी उनके सामने भाषण देते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप चला रहे हैं। और बहुत सारी बातें वहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में मतलब सीधा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे के खिलाफ पूरी हुई है, और इसका संदेश सीधा है कि सब ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत भयंकर आपस में विरोधाभास चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और आज उसका परिणाम आपने देखा होगा कि 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के 6 विधायक छोड़ करके चले गए। राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की हारी और बीजेपी जीती, जिस राज्य में कांग्रेस बहुत बड़ी मेजॉरिटी में थी। तो इसका मतलब यह है कि नेतृत्व को बड़ी चुनौती वहां पर है। तो क्या ये दोबारा 2027 में दिखने को मिलेगा? आपको लगता है लीडरशिप टसल होगा? देखिए, लीडरशिप टसल तो वहां पर है ही, वो खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और
27 की बात आएगी तो कांग्रेस तो ढूंढे नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में तो पूरी तरह से कांग्रेस फिसल चुकी है, कहीं भी नहीं मिलेगी। 6 विधायक आ गए हैं आपकी पार्टी में, जैसे आप बता रहे थे उपचुनाव भी हुए। क्या और आएँगे 2027 से पहले? देखिए 6 नहीं 9 आए थे, जिसमें से कुछ सीटों पर उपचुनाव हुआ जिन पे कुछ कांग्रेस जीती, कुछ पर हम जीते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब 2027 में जब चुनाव होगा, तो वहाँ कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोग मना करेंगे, ये हालात बन गए हैं। कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, विधायक बोल रहे हैं, क्या करेंगे टिकट लेकर के? जीतना तो है नहीं, सफाई हो जाएगी, ऐसा अपने आप बोल रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हुए। जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों पर काम नहीं हुआ। जो कांग्रेस ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। विक्रमादित्य सिंह जो हैं उनकी भी एक छवि है सरकार में। उनकी माताश्री अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष थीं, मगर अब एक नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने कमान दिया है। उनके पिताजी तो सैकड़ों बार मुख्यमंत्री बने हैं। राजा वीरभद्र सिंह की अलग ही छवि है हिमाचल प्रदेश में। क्या आप चाहेंगे अगर उनका मन करे, क्योंकि सवाल उनके भी डिसीजंस पर उठते रहता है कि वो बीजेपी में आए, दरवाजे क्या खुले हैं अगर वो आना चाहें 27 से पहले? देखिए आपका उनके साथ क्या इक्वेशन है? नहीं देखिए इक्वेशन का विषय नहीं होता है। वैचारिक दृष्टि से हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम मित्र भी हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और कोई आदमी खुले मन से अगर आना चाहता है तो अभिनंदन है, स्वागत है। और निश्चित रूप से विक्रमादित्य अगर उनका ऐसा सोचते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या सोच है, आज की तारीख में हमारी इस तरह की बात तो होती भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, अगर आना चाहते हैं तो विचार जरूर करेगी पार्टी हाईकमान हमारी। आप खुद मंडी से आते हैं। मंडी की सांसद भी उनके भी भाषण लगातार आते रहते हैं, पार्लियामेंट से सदन चल रहा है। उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं या फिर कमियाँ आई हैं? नहीं, एक सांसद के नाते वो अपनी भूमिका को लोकसभा में भी निभा रही हैं, और एक सांसद के रूप में वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ पर भी आकर के लोगों के बीच में मिल रही हैं, आपदा के बीच में लोगों से मिली, और उसके साथ-साथ लोगों के बीच में रह कर के काम करने की जो एक ज़रूरत सांसद को जिस प्रकार से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं उनसे, तो उसको पूरा कर रहे हैं। जी। मैं आपसे पूछूँगा कुछ फटाफट सवाल। हिमाचल प्रदेश की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह क्या है? अगर कोई किसी को हिमाचल आना हो, तो कहाँ आप बोलेंगे उनको जाना चाहिए? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि हमारी कांगड़ा की वैली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दुनिया भर का टूरिस्ट वहाँ पर आता है। जहाँ धर्मशाला की अगर हम बात करें हम, तो धर्मशाला एक डेस्टिनेशन के बाद है। धर्मशाला, मनाली 2 ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ दुनिया का टूरिस्ट आता जी। सबसे फ़ेवरेट डिश हिमाचल की आपकी कौन-सी है। है? देखो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट डिश तो सिड्डू होता है हमारे अच्छा। वहाँ पर। सिड्डू बहुत खाते हैं, और पहाड़ के इलाके में काफ़ी हुँ। ज़्यादा खाते हैं। अलग-अलग एरिया की अलग-अलग डिशेज़ हैं, लेकिन सिड्डू एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, जिसमें हमारा शिमला जिला, कुल्लू जिला, मंडी हाँ, जिला, सिरमौर जिला, ये सारा का सारा, और चंबा जिला भी हाँ। उसमें शामिल होता है। और गुच्ची एक सब्ज़ी बनती है, गुच्ची जी, की सब्ज़ी, उसको भी बड़े आनंद के साथ जी। खाते हैं। हिमाचल का नृत्य, हिमाचल के गीत भी बड़े मशहूर हैं। क्या आप सुनते हैं गीत जब आपको फुर्सत के पल होते हैं? देखिए, फुर्सत के पल में हिमाचल के फ़ोक में तो बहुत ज़्यादा मिठास है, और बहुत जो है वो अ, जिसको हम कह सकते हैं कि वो इतिहास से और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से वो हिमाचल की सुंदरता को और मजबूत करते हैं, जब उन गीतों को अगर हम ध्यान से सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्या हम बात कर रहे हैं कि आप हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं, क्या फ्यूचर के भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं 2027 में? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भाजपा की बनेगी। मुख्यमंत्री हमारा पार्टी का केंद्र का नेतृत्व तय करता है। और आखिरी सवाल, केंद्रीय नेतृत्व की बात क्योंकि आ गई है, नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने का निर्णय को आप किस नज़रिए से देखते हैं? युवा चेहरा हैं और कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं और अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। मैं पहले तो नितिन नवीन जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, और ये संभव भारतीय जनता पार्टी में ही है। एक कार्यकर्ता को दायित्व छोटे से भी आगे बढ़ते-बढ़ते काम अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो बड़ा दायित्व मिलता है। अब जैसे मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल छोटा-सा प्रदेश है, लेकिन वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जगत प्रकाश नड्डा जी को बड़े लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। काम करने वाले लोगों को अवसर मिलता है।
ये हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो एक परिवार तक सीमित है। कांग्रेस पार्टी का नुकसान क्यों, किस वजह से हो रहा है? वहां पर बाकियों के लिए गुंजाइश नहीं है। थोप दिया गया है, एक ही परिवार, एक ही नेतृत्व थोप दिया है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस कारण से उसकी लोकप्रियता जो है वो रसातल में चले गई है। मगर अब नड्डा जी का कार्यकाल क्योंकि अब अंत हो रहा है, तो क्या प्रदेश की राजनीति में दोबारा सक्रिय होंगे वो? देखिए, ये सारी चीज़ को लेकर के पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि उनको आगे की भूमिका क्या होगी। अभी तो केंद्र में मंत्री हैं और अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आने वाले समय में पार्टी तय करेगी उनके बारे में, हमारे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो है, उन्होंने जो भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से पार्टी उनके बारे में, बड़े दायित्व के बारे में ही, बड़े काम के बारे में उनसे असाइनमेंट लेती ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी, मगर वर्तमान में सांसद हैं सिर्फ। क्या वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे? ये देखो, सांसद भी प्रदेश से ही आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र की राजनीति में उनका उपयोग पार्टी का नेतृत्व करता है और उस भूमिका को जहां उनको लगता है, जिस जिम्मेवारी दी जाती है, उस जिम्मेवारी को निभाते हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। 2026 आ ही गया है, तो क्या कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नए साल की मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ सबको आपके इसके माध्यम से, और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करने की आवश्यकता है और हमारा सौभाग्य है, वर्षों के बाद इस देश को एक मजबूत नेतृत्व की जो ज़रूरत थी वो पूरी हुई है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आओ उस नेतृत्व को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।